नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा शौन आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी क्लास 8 चैप्टर 4 यानी कि कक्षा 8 के अध्याय 4 को हम पढ़ रहे थे और ये हमारा दूसरा भाग होगा। हमने पहला अध्याय में पढ़ा, काफ़ी कुछ जाना कानून के बारे में, कानूनों की समझ के बारे में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज के बारे में। हम पढ़ेंगे नए कानून किस तरीके से बनते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियोज़ में हम नए कानून किस तरीके से बनते हैं, बनाए जाते हैं, इनसे जुड़ी बहुत सारी बातों को हम जानेंगे। ओके, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था ना संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, उनसे जुड़े काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें इस चैप्टर में भी जुड़े हुए मिल रहे हैं। और उस पार्ट में भी यानी कि संसद जो पार्ट में भी था, तो वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, उसमें भी हमने कानून के बहुत चीज़ें पढ़ा, क्योंकि कानून ही बनाए जाते हैं कहाँ पर, संसद में यानी पार्लियामेंट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले समझेंगे कि नए कानून, ओके, यानी कि नए कानून किस तरीके से बनाए जाते हैं। जब आप ये समझ जाओगे कि, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि नए कानून बनाना समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश शासन जब था काल, उस समय आपने देखा ना किस प्रकार से उनका कानून व्यवस्था था और हम भारतीयों के लिए कितना मुश्किल भरा रहा। जलियांवाला बाग हमने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में, कितना ये किस कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने जो एक्ट निकाला था उसी कारण ये हुआ ना, जो रॉलेट एक्ट निकाला था उन्हीं के कारण तो ये घटना घटी। तो क्या इस तरीके का नियम, इस तरीके का जो कानून व्यवस्था वो सही थी, नहीं थी? तो समय के अकॉर्डिंग सब चीज़ बदलते रहना चाहिए ना, तब तो सही है ना। जो हमारे दादा लोग किए, क्या वो हमारे पापा लोग के समय पे सही था? जो हमारे पिता लोग के टाइमिंग में, दादा लोग के पिता लोग के टाइमिंग में, क्या हमारे टाइम में सही? जो हमारे टाइम पे है सही तरीके से, क्या कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ी थोड़ी तो चेंजिंग आनी चाहिए ना समय के अकॉर्डिंग। तो वही मेरे प्यारे बच्चों कि नए कानून किस तरीके से बनते हैं, तो दिमाग में ये भी चलता है कि हमेशा कानून में भी थोड़ी थोड़ी सुधार होना चाहिए। तो जब कानून व्यवस्था में सुधार होंगे तो नए कानून बनेंगे ना, पुराने कानून में जब सुधार होंगे तो नए कानून बनेंगे। अब दिमाग में आएगा कि नए कानून जो बनेंगे वो नए कानून होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं आखिरकार कानून। अब ऐसा तो नहीं कि एक दिन में बन गया, तुरंत बन गया, हाँ ये चीज़ चेंजिंग डालो, चलो कल परसों निकाल दो, उसको चेंज कर दो, ऐसा भी नहीं होता। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना आसान नहीं है कि तुरंत नए कानून पारित कर दिया गया। इसको बनने के लिए भी एक समय अवधि चाहिए। और देखिए नए कानून किस तरह बनते हैं, इसको आप समझ जाइएगा, इसको आप जान जाइएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत होगी, अब भी नहीं, आने वाले फ्यूचर के लिए भी एक तरह से सही होगा, क्योंकि ये हर एग्जाम से रिलेटेड है और कानून चैप्टर है। जब आप समझोगे नहीं कानून से रिलेटेड हर मुद्दे को, तो क्या फायदा इस चैप्टर को फिर पढ़ने का। ठीक है, तो अच्छे से आप इस चीज़ को समझिए कि कानून किस तरीके से मतलब बनते हैं। तो किसी भी विधेयक का, ओके, विधेयक आप समझ रहे हैं, जो भी संसद में, जो भी वहाँ पर सरकारी जो विधायी जो होते हैं, जो जिनको लोग चुनते हैं अपने तरीके से, तो किसी भी विधेयक का कानून बनाने के लिए दोनों सदनों द्वारा एक मत से पारित होना आवश्यक है। अब ये दोनों सदन कौन से है? पहला कौन सा है? पहला है वो आपका लोक सदन और दूसरा आपका है राज्य सदन। ओके, तो राज्यसभा यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो उन दोनों का मत पारित होना आवश्यक है। उसके बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। और अतः जब एक साधारण विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, तो वह अधिनियम क्या बन जाता है? वो अधिनियम या उसे कानून बन जाता है। ओके, तो ये हमने देखा कानून कैसे बनता है। सरकार विधायी प्रस्ताव पेश करती है, उस पर चर्चा विमर्श करती है, वाद विवाद होते हैं, इसके पश्चात संसद में उस पर अनुमोदन क्या होता है? तो अनुमोदन समर्थन यानी कि अप्रूवल अपनी अपनी दी जाती है सभी की तरफ से, और फिर सभी कानून प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद में पेश किए जाते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस चलता है मेरे प्यारे बच्चों, तब जा करके हमें मतलब कि कानून बनते हैं, नए कानून बनते हैं। लेकिन मुख्य भूमिका इसमें 3 का होना, 3 अंग का जरूर है। क्या क्या है वो सदन के 3 अंग जो आपने पढ़ा था ना, मेरे वीडियो में भी आपने देखा और आपने अपने एनसीईआरटी बुक्स में भी पढ़ा है। ओके, बुक्स के लाइन्स को भी आप जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उस पर भी आप काफ़ी चीज़ों को ध्यान दिया कीजिए। ओके, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं और फ्यूचर में भी ये सब मतलब यही चल रहा है दुनिया में, यही देश दुनिया आप पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सिर्फ बुक तक ही सीमित नहीं, बुक देश दुनिया का एक हिस्सा है आपको ये घर बैठे जानकारी देने के लिए। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी जान रहे हो, वो समझिए वो चल रहा है आपके आसपास। ओके, वो सब हो रहा है, आप उसको बस ये बुक के माध्यम से जान रहे हो और यहाँ पर वो सब चल रहा है जो हम सब जो जान चुके हैं वो कर रहे हैं कंटिन्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि 3 मुख्य अंग कौन कौन से? पहला जो आपका लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा हो गया और तीसरा स्वयं राष्ट्रपति। इन तीनों से हो जाए उसके बाद ही सब जितना भी आपने देखा कि विधायक को प्रस्ताव में जो पेश किया जाता है, वाद विवाद चलता है, चर्चाएं चलती हैं, ये सभी चीज़ों की अनुमति जब ये तीनों जगह से मिल जाते हैं अंगों से, तब जा करके वो नया कानून बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप्स आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा होगा कि नए कानून किस तरीके से बनते हैं। और ये कानून 1-2 दिन में तो बन के रेडी होते नहीं। ओके, इसके लिए लंबा प्रोसेस है ना, और आप जान रहे हैं वाद विवाद सब पे जूझना, बहुत चीज़ों को लड़ना, हर चीज़ पता, लोगों के हर छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स को वहाँ तक पहुँचाने
ओके, विधेयक का काम होता है जो कि वो पहुंचाते हैं, वहां बताते हैं, सब में सहमति का होना तब जाकर के ये बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अब मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से नीचे आपको पढ़ने पे जरा सा भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स आपको आएंगे जो समझना भी आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ देखिए आपको क्या कहता है, कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे तो समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी हमने पढ़ा। और यह प्रक्रिया जो चलती है वो कई तरह से आगे बढ़ती है। बोला ना, एक तरह से डायरेक्ट तो बढ़ती नहीं है कि आज हुआ कल, ये अलग अलग माध्यम से बढ़ती है। जैसे कि हमने पढ़ा ना कि विधेयक किस तरीके से मतलब क्या काम करेंगे, फिर आगे किस तरीके से बढ़ता है, वो निरंतर एक के बाद एक क्या क्या इसमें पेश आती है, तो वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी यानी कि किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं ना। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नए कानून के लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ओके, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत आप सभी से होती है। ओके, आम जनता से होती है, हम लोगों से होती है। जब तक हम उसके प्रति आवाज नहीं उठाएंगे, उसके प्रति कुछ कदम नहीं उठाएंगे, तब तक सरकार को लगेगा ही नहीं कि हमें कुछ नया संशोधन करने की आवश्यकता है, नए कानून बनाने की आवश्यकता। वो जो चल रहा है वैसे चलेगा। जब तक उस चीज में हम बताएंगे नहीं कि हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, हमें इस तरीके का कानून में व्यवस्था दी जाए या हमें इस तरीके से कुछ उपलब्ध कराई जाए, सरकार से हमारी डिमांडें हैं, हमारे इस जगह पे कुछ इन पे भी कानून बनना चाहिए, जब तक ये सब चीज होगा नहीं तब तक बनेगा कहाँ से। ओके, तो यह संसद की तो यहाँ पर आपको बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। बहुत जरूरी है। आइए देखिए कि घरेलू हिंसा, चलिए अब घरेलू हिंसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, ये ऐसा हिंसा है जिसकी बात बहुत कम की जाती है, जो कि सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो इस तरह की संसद के सामने आए और घरेलू हिंसा को रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। तो चलिए घरेलू हिंसा पे हम समझते हैं। घरेलू हिंसा समझते हैं ना, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, यानी कि घर पर ही आपका, घर से रिलेटेड, जो कि बाहर आवाज भी नहीं जानी चाहिए और घर पर आवाज इतनी सुनाई देगी कि मतलब छिपाए से भी ना छिपे, तो ये सब चीज होनी नहीं चाहिए। उनका देखिए आपको यहाँ एग्जाम्पल एक दिया गया है। क्या दिया गया, इसे मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगी, ठीक है। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य आमतौर पर पति या घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, तो उसे चोट पहुंचाता है या फिर मारपीट अथवा चोट लगने की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरतों को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या फिर भावात्मक शोषण के कारण यानी कि पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक या यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 के महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे के हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुषों के साथ एक ही मकान में रहती है या फिर रह चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये आपको एक दिया गया घरेलू हिंसा का छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया गया कि मतलब इस प्रकार से ऐसा होता है। बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे समाज में जिनको घरेलू हिंसा का शिकार है और होती भी रहती है, पहले भी थी, अभी भी है। तो इन सब चीज़ों का क्या कुछ तो निपटारा होगा ना, ये कब तक चलेगा आखिरकार, क्यों, किस लिए। तो अब बहुत हद तक कम हो चुका है मैं कहूँगी पहले से, लेकिन फिर भी है, बिल्कुल है, बहुत जगह है। तो ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है, तो इसके लिए देखिए घरेलू हिंसा के लिए भी तो कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर दिया गया है, एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश किया जा रहा है। किस चीज़ पे? यही घरेलू हिंसा पे। अब इस पर क्या बताया जा रहा है, चलिए इसे भी आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपके बुक में दिया गया है तो बहुत बड़ा कुछ ना कुछ सोच कर ही दिया गया है ना, और ये पढ़िएगा समझिएगा तब तो आगे बढ़िएगा ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर दिख रहा हो कि न्यूज़पेपर में ये चीज़ क्या दिया गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास्ट। ओके, ये न्यूज़ दिया गया यहाँ पर, ओके, जो यहाँ पर पढ़ा गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बात हो रहा है। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। ये कौन बोल रहा है? ये जो आपको लेडीज दिख रही है, ओल्ड लेडीज, ये बोल रही है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोलती हैं ये जो यहाँ यंग लेडीज जो भी है, तो महिला के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें एक कानून यानी कि नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़े। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर आपको दिखाया गया कि कुसुम और साजिया है। ओके, ये कुसुम है ना, और ये साजिया है। तो नंबर 1 जो कुसुम है और नंबर 2 जो साजिया है, इन दोनों में आपस में बातें हो रही हैं। किस चीज़ पर बातें हो रही है? तो ये बातें हो रही है आपका यानी कि महिलाओं के प्रति हिंसा मुक्त परिवार के लिए बातें हो रही हैं कि ये नए कानून बना है तो इसको बनने में कितना टाइम लग गया। अब ऐसा क्यों बातें कर रही है? तो यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट क्या दिया है कि कुसुम और साजिया एक महिला संगठन के सदस्य है। ये दोनों क्या चीज़ के सदस्य है? ये सदस्य है संगठन के सदस्य, महिला संगठन के। ओके, और इस पर ये काम करती हैं इन सब चीज़ों पर। तो उन्हें इस सफ़र का एक बड़ी मतलब एक एक कड़ी याद है, एक एक कड़ी याद है। ये आपको आफ्टर का दिखा रहा है। अब बिफोर का आप देख लीजिए कि पहले की क्या कड़ी याद है। तो यहाँ देखिए आपको दिखाया गया, यहाँ पर फिगर में आपको बताया जा रहा है कि अप्रैल है ना, यानी कि अप्रैल 1991 दफ्तर का एक आम दिन। ओके, उस समय का ये बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको साजिया बोलते हुए दिख रही है। यहाँ पर जो साजिया है वो बोल रही हैं, साजिया कि देखिए
मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, मुझे अभी ये बोल रही हूँ कि अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई कि मुझे बड़ी शर्म हो गई। यानी कि इनका पति इनको पीटता है और ये बोलने से बहुत कतरा रही है कि बोलूँगी तो समाज में वही मतलब थोड़ी बेइज्जती सहनी पड़ेगी, लोग दूसरे औरत देखेंगे तो कहेंगे अरे इसका पति मारता है, ये क्या, इसकी इज्जत क्या करूँ, ये वो अगर समथिंग, ये सब जो माइंड कंसेप्ट होता है ना, ये सब साजिया के मन में चल रहा था। इस डर से वो बोल नहीं पाती थी। ओके, लेकिन जब लास्ट में कहते हैं ना कि जब कोई ऑप्शन आपके पास बचे ही नहीं तो आप करोगे क्या, आपको तो बोलना ही पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि ये फिर लास्ट में इन्होंने बोल दिया, क्योंकि अब मैं कहाँ जाऊँ, नहीं बोलूँगी तो क्या करूँगी। अब इनका देखिए दुख क्या है। ओके, इनका भी सुन लेते हैं। इनका है कि मेरा बेटा बहू मुझे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। इनका बेटा बहू से ये परेशानी है क्योंकि वो इनको बहुत बुरा मतलब भला बुरा बोलते हैं, और साथ ही साथ इन्हें मतलब कि बैंक खाता का भी इस्तेमाल नहीं करने देते हैं और बोलते हैं कि घर से भी निकल जाइए, यानी कि घर से निकालने की धमकी एक तरह से बेटा पुतों से इनको मिलता है। तो ये तो गलत है ना, दोनों के साथ जो ट्रीट किया जाए जरा, ये दोनों घरेलू हिंसा का ही मतलब शिकार है ये दोनों, तो वो बताया जाए जरा। अब देखिए क्या होता है, ये दोनों अपने अपने लेकर के गए पुलिस के पास। ठीक है, कौन गए, जो यहाँ पर कुसुम और शाजिया हैं। ये दोनों ने बोला वहाँ जा करके कि इस तरीके से जो हमारे साथ बिहेवियर हो रहा है, इनके तरफ से कहना है कि हमारा जो पति हमारे साथ कर रहा है वो गलत कर रहा है, इनके तरफ से कहना है कि हमारे बेटे बहू ने हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ तो मतलब किया जाए। मुझे घर से ना निकाला जाए, मेरे बेटा बहू मुझे नहीं घर से निकाले और मुझे इज्जत के साथ घर पे रखे, और इनका कहना है मेरा पति मुझे मारना बंद कर दे। तो इस चीज़ के लिए ये अपनी मतलब बता रहे हैं यहाँ करके। तो इनकी तरफ से क्या रिप्लाई मिलता है कि आपको जान सकते हैं, यहाँ बताया जाए जरा आपको कि बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है। ओके, यानी कि फौजदारी कानून है, इसमें ये दोनों रास्ते नामुमकिन नहीं है, यानी कि इनके पास इनका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, वो ये अपना बता रहे हैं। अब इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा मतलब सुनकर बुरा फील होता है ना कि यार, यानी कि हमारा कुछ नहीं होगा, इस तरीके से जिस तरीके से जवाब मिला। 1990 में देखिए कि दशक में विभिन्न मंचों में एक कानून की मांग उठती है। अब वो मांग क्या होती है, यहाँ पर बताया जा रहा, जन सुनवाई है लिखा गया है। और इस कानून की मांग ये है कि हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है, हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से मतलब बचाव चाहती है, अपने मकान में रहना चाहती है, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है, और इस मुद्दे को निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। तो यहाँ देखिए लोगों ने मिल करके ये थिंकिंग किया, सबने जन सुनवाई की कि हमें इस टाइप का मतलब होना चाहिए, इस तरीके का एक कानून नागरिक यानी कि नया नागरिक कानून होना चाहिए। तो एक तरह से अब इनके माइंड में चला ना ये चीज़ आने के लिए। साथ साथ 1999 में वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स, ओके, यानी कि लॉयर्स जो होते हैं वो कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा यानी कि रोकथाम या सुरक्षा के लिए विधेयक का मसौदा तैयार किया। ओके, अब इस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई चलने लगी। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया था, और क्या देखा यहाँ पर देखा गया इनकी तरफ से क्या बातें चल रही है, इनकी तरफ से बातें चल रही है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। कि अब जब ये हो रहा है तो इसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए उस नए कानून में, यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो और अब इनका क्या कहना है वो बताया जा रहा है कि साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए और उन्हें साझा मकान से बेदखल से बचाया जाना चाहिए। यानी ऐसे भी नहीं कोई भी ऐरा गैरा, मतलब ऐरा गैरा तो नहीं बोल सकते, अपने बेटे बहू है तो घर से निकाल न सके, ऐसा भी नियम होना चाहिए कि अपनी मन मर्जी का वो लोग न कर सके। यदि निकालेंगे तो उसके बदले में भी उनको हर्जाना कुछ चुकाना पड़ेगा, इस चीज़ में इसका भी डर होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। साथ ही साथ इनका क्या कहना है, और आर्थिक मदद के बारे में भी क्या ख्याल है, यानी आर्थिक मदद भी सरकार की मिलनी चाहिए। ओके, घर से मिले तो मिले और एक तरह से सरकार की भी होनी चाहिए। तो देखिए ये सब चीज़ें जो बातें चली हैं, विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्था में बैठक की गई है। ओके, महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून होना चाहिए, सरकार को यह प्रस्ताव जल्द से जल्द मतलब संसद में पेश करने चाहिए। अभी ये संसद में देखिए पेश करने की बात की जाए, यदि किसी भी चीज़ को सब समझ रहे हैं कि जहाँ भी नए कानून की बात होगी तो संसद सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मेन रोल रखता है, वहाँ पर पहुँचेगी बात तब तो होगी ना। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए पहले संगठन, बातचीत, हर चीज़ जरूरी है। अब देखिए आगे क्या था, आखिरकार 2002 में बात कब से चली थी, 1990 से चल रही। ओके, और जो कि 91 में भी चली थी और 99 में जाकर कुछ हद तक बातें आगे बढ़ी। अब देखिए 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। आखिरकार संसद में पेश कब किया गया, कब बातें चली, देखिए कब चली, देख रहे हैं कितना समय किस तरीके से लग रहा है इस चीज़ को होने में, प्रोसेस में। आप समझ जाइए ये कि 2 दिन का नहीं है टाइम। ठीक, यानी कि इस विधेयक में कोई भी बात नहीं है जो हमने सुझाई थी, हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए, ये बोलना चाहिए जरा। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका मतलब ऑनलाइन याचिका भरना चाह रही है ताकि उनसे तुरंत राय लोगों को मिलेगी, तो संगठन बनेगा तो कुछ न कुछ इस पर विचार विमर्श भी होगी आगे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थानीय समिति
को अपने सुझाव सौंप दिए। अब सौंप दिए तो क्या हुआ, संसदीय स्थानीय समिति के माननीय सदस्यगण, ओके, वर्तमान यानी कि वर्तमान जो भी विधेयक जो है उसका बदलना जरूरी है। तो यहाँ पर विधेयक का जिस तरीके से बिहेवियर था ना उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये बिहेवियर जो भी है सही नहीं था, तो उसको बदलने की इन्होंने भी तो बात की थी ना कि ये बोल रही थी कि हमें बदलने की आवश्यकता है, उसका विरोध करना चाहिए। तो अब देखिए किस प्रकार से विरोध हो रहा है वो बताना है यहाँ पर। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि हमें मतलब बदलना चाहिए और वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा का प्रस्ताव परिभाषा से भी सहमत नहीं है। अब जिस तरीके से घरेलू हिंसा उसके बारे में बताया, इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी भी का भी होना इंतजाम मतलब होना चाहिए। आखिर बच्चों का क्या होगा, माँ बाप में जिस तरीके से घरेलू हिंसा चलेगी तो बच्चों पर भी तो प्रभाव पड़ेगा ना, बच्चे कहाँ जाएंगे, उन पर तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, मेंटलिटी भी देखिएगा और फिजिकली भी देखिएगा। तो इन दोनों का भी तो बच्चों के बारे में भी तो सोचना है ना। घरेलू यानी कि घर पर रहने वाले हर सदस्य के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। साथ साथ यहाँ पर देखिए आपको दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंप दी और इन सिफारिशों को लोकसभा में भी लोकसभा में भी देखिए पेश किया गया था और कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को तस्वीर मतलब कि स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया, वो विधेयक को हटा दिया गया जो पहला विधेयक था, ओके, क्योंकि उसकी सही तरीके से नहीं थी और दोनों सदनों को मंजूरी मिली और मिल जाने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। बताया था ना दोनों सदन का मंजूरी जरूरी, जब दोनों सदन में वाद विवाद चर्चा सब चलेंगी, सब तरफ से मंजूरी हो जाएंगी तो फिर लास्ट में किसके पास जाएगा, वहाँ स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति जी का स्वीकृति मिल जाएगी तो उसके बाद भी क्या होगा, वो भी प्रोसेस हमने आपको बताई थी, क्या होगा वो भी प्रोसेस अभी तो हमने बात की थी जस्ट ऊपर में। और 2006 की घरेलू हिंसा में महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ, तो 2006 में जाकर के ये बन करके लागू हो गया। देखिए कितना लॉन्ग प्रोसेस चला ना मेरे प्यारे बच्चों। देखें किसी भी चीज़ का दौर चलता है और उस पर निरंतर बने रहना पड़ता है, बहुत जरूरी है। यदि आप छोड़ दोगे तो फिर वो चीज़ दब के रह जाएगा। इसीलिए कहा गया ना लाइफ में किसी चीज़ को आप कीजिए तो उसको कंटिन्यू रखना जरूरी है। ये मत देखिए कितना हुआ, कितना बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, नहीं आप करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक बढ़ जाए, कभी कभी नहीं भी बढ़ रहा अचानक बढ़ जाए, और कभी कभी चलो बढ़ते रह रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए संभावना बहुत जरूरी है हर चीज़ से जोड़ करके रखने का। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक नया कानून क्या है, तो यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के आधार को मान्यता दी गई थी और घरेलू हिंसा को एक व्यापक परिभाषा पेश की गई थी। साथ ही साथ यहाँ कहता है कि यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगी, बिल्कुल राहत, क्योंकि एक से जुड़ा नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ ये एक के लिए नहीं सभी के लिए था, ओके। और बहुत सारी पत्नियां, माओ, बेटों और बहनों यानी कि बेटियां और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। तो इट मीन्स अब ये सब पढ़कर आप डर मत जाइएगा कि ओ गॉड घर से ही कोई इस तरीके से कंप्लेंट कर दिया तो फिर क्या होगा, सजा मिलेगी हमें। तो इसलिए सचेत हो जाइए, घर में जिनके भी डोमेस्टिक मतलब इस तरीके से वायलेंस चल रहे होंगे, घर पे हिंसा चल रहा होगा, वो बंद कर दीजिएगा। लड़ाई झगड़ा ये सब बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से शांति से प्रेम पूर्वकता से अच्छे से मिलजुल करके रहना, ओके। तो यहाँ देखिए क्या बोला, मैं वैसे ही बोल रही थी, ऐसा सीरियस नहीं लीजिएगा। यहाँ देखिए क्या कहता है, यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने की महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरीके से हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं और महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त भी कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफर शुरू होता है। यहाँ क्या कह रही हैं, बात हो रहा है इनमें, तो हाँ हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना, क्या पता जो वादा किया गया वो ना हो। तो हमें इस तरफ नज़र रखनी होगी कि हमें महिलाओं, पुलिस और न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। अब ये भी होता है कि बहुतों को पता नहीं है, इसलिए किए जा रहे अचानक जब पुलिस आ जाए घर में तो शॉक कर जाए कि अरे ये क्या हमने कर दिया, हमें तो इस बारे में कभी भी पता नहीं था, हम तो रोज करते आ रहे हैं, पहले भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं, हमारा पेटी रोज चल रहा है, तो ये क्या बात हुई, पहले तो पुलिस नहीं पकड़ के ले जाते। तो भैया कानून भी एक चीज़ है और वो भी पारित हो रही, तो आपको कान और भी खुला रखना होगा ना कि क्या हमारे समाज में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ कानून बन रहे हैं नए नए एक से एक और आप उससे परिचित नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने समाज से जुड़े और हर उन मुद्दों पर भी नजर रखने की जरूरत है। यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है क्यों है, ये समझ में आ गया होगा ना कि क्यों है, क्योंकि बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि कानून के अकॉर्डिंग एक डर बैठ जाता है ना मेरे प्यारे बच्चे लोगों में कि हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अभी तो शुरू में हमने पढ़ा था अमीर गरीब किसी भी जाति कास्ट लिंग भेद किसी को नहीं देखेगा। ये वो नहीं देखेगा कि अरे आप बहुत बड़े हो तो चलो जो अपराध कर रहे हो छोड़ दो, नहीं,
आप देख रहे हो छोटे हो तो अरे छोड़ दो, गरीब है छोड़ दो, नो नो नो, सबके लिए एक है, तो सब में एक समान डर भी होना जरूरी है। आप गलत करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में भी पढ़ते हो, क्लास में भी जो भी पहले होता था हमारे टाइम पे कि होमवर्क नहीं बना के लाने पे एक डर रहता था कि क्या होगा क्लास में, एकदम पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेंगी, मैम या सर की तरफ से कुछ ना कुछ हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा जो बिल्कुल हमारी बेइज्जती होगी। तो इसलिए होमवर्क कर लो, किसी कारणवश नहीं कर पाया तो पहले ही जाकर बता दो क्लास में कि हाँ इसका ये कारण था जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए, तो चलो उसके बाद जो होगा सो होगा। तो ये अब है कि अब बहुत सारा शिक्षा जगत में भी बहुत चीज़ें चेंजिंग आ रही है। ओके, एजुकेशन में भी बहुत चीज़ें चेंजिंग लाई जा रही है। तो एक तरह से जहाँ भी आप रहिए, जिस चीज़ में भी, उस चीज़ का डर बहुत जरूरी है, इसीलिए कानून बहुत जरूरी है। रहेगा वो कानून वहाँ पर तो सब चीज़ सही तरीके से चलेंगे। जैसे हम गेम्स में भी देखते हैं रूल रेगुलेशन रहना जरूरी है, रूल रेगुलेशन रहेगा तो आप गेम भी सही तरीके से खेल पाओगे। रूल बिना रूल के भी तो समझ जाइए गेम का कबाड़ा बन जाएगा। वही हाल है हमारा समाज व्यवस्था में भी, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी स्तर पर हो, सब पर एक स्तर पर एक समानता, हर चीज़ जरूरी है ताकि सारा संतुलन बना रहे हमारे समाज में। ओके, तो इसीलिए तो कानून की समझ होना सभी लोगों को जरूरत है, और लोगों ही नहीं, बच्चे औरतों हर किसी को जरूरत है। जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, सबको जानना भी जरूरी है, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा। अचानक देख रहा है कि हमें सजा मिल रही, क्यों मिल रही है, क्या किया इसने, ये कब कानून का, ये कब निकला कि ऐसा करना गलत होगा, ये सब क्वेश्चन से बचो। इसीलिए सब चीज़ पहले से ही मतलब उसी के अकॉर्डिंग चलो। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते, देखिए आपके लिए क्वेश्चन किया गया है। और हिंसा का शिकार महिलाओं के लिए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपको तीनों क्वेश्चन दिए गए, तीनों देखिए, आपको इतना चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल कानून की जरूरत के बारे में लोगों के अवगत कराने से है? बिल्कुल है, और ये भी इसका चैप्टर का भी मैं, आप कहेंगे तो मैं इस कॉमेंट में लिखिएगा तो मैं क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार्य होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित यानी कि माना जाता है। इन हालात में उबरने के लिए औरत तरह तरह के संघर्ष करती है, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। वाओ, व्हाट अ नेम, कितना बेस्ट नेम है ना, बिल्कुल सही बोला गया। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। तो देखिए, बराबरी, रिश्ते, हिंसा से मुक्त, तो एकदम इक्वलिटी, यहाँ पर कितना खूबसूरत सा प्यारा सा फिगर दिया हुआ है। देखिए कितना सुंदर सा इक्वलिटी को दर्शाता है ये फिगर, है ना। हम और आप दोनों 50-50, है ना, ये नहीं कि तुम ज़्यादा कम, हम ज़्यादा तुम कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री, कितना खूबसूरत वर्ड्स बोला गया है ना। इक्वल रिलेशनशिप रहेगा, नो यानी कि वायलेंस फ्री, किसी भी तरीके से कोई भी हिंसा नहीं होगी। हिंसा समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि जैसे मारा पीटी, ये सब हिंसा के अंदर आता है। और अहिंसा यानी कि इन सब से नहीं होना। इस उदाहरण से साफ हो जाता है, क्या साफ हो जाता है, यही होता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम भूमिका। आप समझे ना, ये कानून, नए कानून कैसे बने, आपसे, हमसे, हम सबसे, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से हुआ, स्टार्ट वहीं से हुआ ना, प्रारंभ। तो जब तक जनता नहीं उठाएगी, संगठन बना, समूह बनाओ। लेडीज लोग का भी देखिए एग्जाम्पल, जब उनके घर में प्रॉब्लम होती थी, उनके बेटे बहू उनको रहने नहीं दे रहे थे, घर से निकालने की बात कर रहे थे, और उनको देखिए उनके हस्बैंड उनको रहने नहीं दे रहे थे, मारते पीटते थे, तो उन दोनों का संगठन बना, संगठन से समिति में वो गए, समिति से उसी तरीके से अपने विधेयक को इस तरीके से पारित करते हुए धीरे धीरे उच्च बढ़ते बढ़ते, बात करते करते, समाज में फैलते फैलते वो संसद तक गया। वहाँ तक पारित होने के बाद, दोनों सदनों में पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के बाद, तब जाकर के ये नया कानून बनकर उभरा है। कब आया, 2006 में, जबकि स्टार्टिंग हुई थी 2019, मतलब कि 90 में। ओके, 1990 में और 91 में, सोचिए उस समय का। तो ये बताया जा रहा था कि समय लगेगा, लेकिन चेंजिंग लाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पर बोला है कि वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मतलब मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में, यानी कि इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न, रिपोर्ट, अखबार, यानी कि संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। तो ऑब्वियसली आप समझ गए, ये सब आप कैसे फैलाओगे। आप कहोगे, आप कह रहे हो मैम कि हमसे शुरुआत होता तो हम कैसे करेंगे, हम तो आम जनता। तो यहाँ देखिए आपके लिए टेलीविज़न, रिपोर्ट्स, अखबार, इन सब का मतलब बता चुका है। एडवर्टीजमेंट के द्वारा भी आप अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, लोगों तक पहुँचाना किसी तरीके से। जब लोग पहुँचेंगे, उससे रिलेटेड आवाज़ें आएंगी, तो आवाज़ आएंगी तो ऑब्वियसली गूंज तो सुनाई देगा ना, गूंज सुनाई देगी तो कुछ न कुछ तो डिसीजन होगा। अब देखिए, अलोकप्रिय और विवाद, ओके, विवादास्पद कानून क्या होता है, इसे आप समझिए। यहाँ पर आपको कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, इसको पढ़ करके ही आपको समझ में आ गया कि अलोकप्रिय जो प्रिय नहीं हो, ओके, जिनसे हम सहमति नहीं दे रहे हो, और विवाद यानी कि विवाद से घिरे, आप समझ जाइए। ओके, विवादास्पद, जिनमें कि वाद विवाद होता है ना, जो पसंद नहीं आता। तो इनसे जुड़े देखिए क्या कहता है आपको, इनसे जुड़े आपको यही कह रहा है कि यहाँ पर आपको बोलता है कि आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसे कानून पारित कर देती है जो बेहद लोकप्रिय साबित होता है। ओके, और ऐसा कानून संविधान
रूप में वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों के रास नहीं आती है। ओके, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे नीयत सही नहीं थी। तो ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है संसद में कुछ कुछ ऐसे भी कानून बन जाते हैं जिससे लोग सहमत नहीं होते हैं, जिनसे लोग उस कानून से ऐसा नहीं कि हाँ वो सभी लोगों के फेवर में हो, अगेंस्ट भी हो सकते हैं ना, तो उसके लिए उसकी आलोचना की जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो यहाँ पर आपको पता है इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं भी की जा सकती है, अखबार में लिख सकते हैं कि ऐसा सरकार ने इस तरीके से मतलब कानून बनाया, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस तरीके का भी मतलब देखने को प्राप्त होता है। साथ साथ टीवी चैनल पर रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपनी अपनी सहमति सब बता सकते हैं, कानून को इस प्रकार से बनाना चाहिए था, ये बनाना नहीं चाहिए था। फॉर एग्जांपल हम ऊपर का देख सकते हैं, जो एग्जांपल जो मैंने पहला वीडियो में दिया था कि यदि एक वृद्ध व्यक्ति को उसका बेटा लेकर के जा रहा है इलाज के लिए, जो कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हाँ हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी की सेफ्टी के लिए, लेकिन वो भी बाय द वे उस वक्त देखा जाए सिचुएशन, कुछ कुछ जगह पर रिलीफ देना चाहिए। हम हर जगह नहीं बोल रहे हैं, अब इसका फायदा कोई दुरुपयोग करेगा तो गलत है ना, लेकिन कुछ कुछ स्थिति में जब वो नहीं पहने तो चालान 200 रुपया काट करके, ये तो गलत है ना। गरीबी को ले तो पेट मारना हो गया ना एक तरह गरीबों पर, तो उस पर क्यों करना? उस पर कुछ कुछ जगह पे उसकी मतलब की बातों को सुनकर, उसकी स्थिति को देखकर, उसके जीवन स्तर को देखकर उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम किया जाए तो कोऑपरेट मिलेगा उस तरीके के जनता को। अब उसी प्रकार से पुलिस वाले बिना हेलमेट के वो चले जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, तो वो भी तो गलत कर रहे हैं ना अपनी जगह पे। तो ये कानून जो बनाया गया तो दोनों के लिए होना चाहिए कि यदि उनको पहनने का राइट है तो इनको भी पहनना चाहिए, और पहनने के लिए है, कानून में बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर पहनते नहीं है, ये अलग बात हो गई। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब लगे कि हाँ सही तरीके से नहीं बना तो उस पर भी बनने का दोबारा पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको क्या बोलता है, देखिए नगरपालिका की सीमा के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों की पटरी पर यदि दुकान लगाने और फेरी लगाने गैर कानून घोषित किया गया था, ठीक है, यानी कि एक तरह से क्या बोलते हैं, पटरी पर दुकान नहीं बनाना, पटरी की तरफ से, और प्लस गैर कानूनी यहाँ घूमने वाला फेरी वाला नहीं बताना, ये सब बताया गया था। इस सब के लिए कानून मतलब निकाला गया था। ये तो संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों पर साफ सुथरा और खुला रखने के लिए ही कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। ओके, और मतलब ये कह रहा है हमारा जरूरी नहीं कि एकदम क्लियर रहेगा तभी चल पाएंगे। यदि वहाँ पर फुटपाथ पे भी यदि कुछ दुकानें लग जाती है, स्टॉल्स वगैरह लग जाती है, किसी का रोजी रोटी मिल जाता है, प्लस लोगों को भी अपनी जरूरत के सामान मिल जाती है, तो क्या बुराई है। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर के रहने वाले लाखों लोगों की जरूरत, यानी कि जो भी चीजें जो उनकी जरूरत की और सेवाएं बहुत जो सस्ती कीमत पे दे देते हैं ना, वहाँ का बताया जा रहा कि सस्ती कीमत पर और कुशलता पूर्वक पहुंचा देते हैं, तो इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। तो लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है तो दूसरे समूह की अपेक्षा करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति तो पैदा होगी ना। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है तो वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत के शरण में जा सकते हैं, और यदि अदालत को ऐसा लगेगा कि कानून संविधान के विरुद्ध हो रहा है तो उसमें वो संशोधन कर सकती है, अदरवाइज वो क्या करेंगे, उस चीज़ को रद्द कर देंगे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नागरिकता यानी कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका किस बात के लिए, तो प्रतिनिधित्व के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। हमने किसी को भी चुनाव कर दिया, चुनाव में इस नेता को उस नेता को जिता दिया, हाँ जीत गए, चलो हमारा कहानी खत्म, यानी कि हमारी टेंशन खत्म नहीं। हमारा इसके बाद भी हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखें कि हमारे संसद क्या कर रही है, हमने जो सरकार बनाई है वो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या हम जिन पार्टी को, जिन सरकार को चुने हैं, क्या वो हमारे बारे में सोचती भी है या फिर मतलब नहीं सोच रही है। अगर हमें ऐसा लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी आलोचना करते हैं, करनी भी चाहिए, हमें उनके खिलाफ भी बोलने का राइट है और बोलना ही चाहिए। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी बातें देखिए आपको इसमें बता दी गई है, अच्छे से डिटेल में बता दी गई हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फिगर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बताई जा रही ऊपर दी गई तस्वीर में अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध देखिए कुछ लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो देखिए तरीके भी दिखाए गए हैं, है ना, क्या क्या किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है लॉस के, जहाँ लॉस पसंद नहीं आ रहा है, लग रहा है कि नहीं ये सही तरीके से नहीं है, तो उसके लिए किस तरीके से संगठन में उसके लिए खिलाफ भी जाने के लिए बताया जा रहा है। तो अरेस्टस गवर्नमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है आपको ना, तो ये चीज़ देखिए
और साथ ही साथ बहुत चीज़ें इस पाठ में हमें देखने, समझने और पढ़ने के लिए मिला। हमने इस कानून के बारे में हर बारीकियों को समझा, जाना और इस मुद्दे पे जाने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सेशन यानी कि ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, और यदि आपको लगे कि हाँ आगे भी इसी तरीके से हम बने रहे, इसी तरीके से समझते रहे हर चैप्टर को, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको जहाँ पर भी इसमें कमी लगी कि और भी इस जगह पर डिटेल होना चाहिए, या फिर और भी इस जगह पर हमें समझना है इस टॉपिक को और क्लियर तरीके से, और भी कुछ वीडियोज़ बनाइए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।